प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं इंदिरा सिंह मीणा, आईबीएन स्कूल गुड्डागोड़ जी, व्याख्याता हिंदी कक्षा 10 में आज ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखिए, अपन आज व्याकरण में समास के टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं। समास ये आपकी बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर का आता है। इसके 2 अंक हैं और ये 2 अंक का प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है। देखिए, या तो परीक्षा में आएगा किसी समास का कोई उदाहरण दे दिया, जैसे दे दिया गजानन, गजानंद में कौन सा समास है, नाम बताते परिभाषा दीजिए। उस स्थिति में हमें उस समास का पता लगाने के लिए समास के भेदों की, समास की परिभाषा के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होगी, तभी अपन ये बता सकते हैं कि गजानंद में कौन सा समास है और इसका समास विग्रह क्या होगा। तो आइए आज अपन समास के टॉपिक के बारे में अध्ययन करते हैं। अब देखिए, समास का तात्पर्य, समास का तात्पर्य क्या है। समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण, समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण। संक्षेप में कहना, ये समास सम प्लस आस, सम प्लस आस, ये 2 शब्द हैं, एक तो सम और एक आस, 2 शब्दों के योग से बना है। सम का तात्पर्य है पास और आस का तात्पर्य बैठाना, अर्थात पास बैठाना, जिसका शाब्दिक अर्थ हो गया पास बैठाना, पास बैठाना। अब देखो, इसकी परिभाषा देखिए। समास किसे कहते हैं? समास किसे कहते हैं? विभक्ति रहित, विभक्ति रहित 2 शब्दों के मेल को, 2 शब्दों के मेल को या योग को ही समास कहते हैं, को ही समास कहते हैं। अपनी परिभाषा क्या होगी कि विभक्ति रही 2 शब्दों के मेल को ही समास कहते हैं, या विभक्ति रही 2 शब्दों के सार्थक मेल को ही समास कहते हैं। अब देखिए, आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार से आएगा। वो 3 प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। वो इस प्रकार है, या तो आपकी परीक्षा में यह आता है कि समास किसे कहते हैं, उनके भेदों के नाम बताइए, या फिर आएगा एक समास का नाम पूछ लिया कि अविभाव समास किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। लगभग आता वो क्या, उदाहरण आता है, लगभग उदाहरण आता परीक्षा में। मानो ये दे दिया कि रसोई घर, रसोई घर दे दिया कि रसोई घर में कौन सा समास है, नाम बताते परिभाषा दीजिए। अब इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें पहले समास के जो भेद हैं उनकी परिभाषा याद होनी चाहिए। जैसे अपने इसका समास विग्रह करेंगे रसोई घर, तो रसोई के लिए घर, यानी के लिए यहां छिपा हुआ है, तो के लिए संप्रदान तत्पुरुष समास हो गया। तो जब तक हम इन भेदों की परिभाषा याद नहीं होगी, तब तक अपन इनके जो उदाहरण है उनकी पहचान नहीं कर पाएंगे कि कौन से समास का उदाहरण है। इसलिए अपन समास के जो 6 भेद हैं उनका अध्ययन करेंगे। समास के 6 भेद होते हैं, यानी 6 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 6। समास के 6 प्रकार हैं। अब देखो, समास के 6 प्रकार कौन कौन से हैं। जैसे 1 नंबर पर अविभाव समास, अविभाव, अविभाव समास, अविभाव समास। पहला अपना है अविभाव समास, दूसरा अपना है द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। तीसरा अपना है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास।
चौथा अपना है द्विगु समास। पांचवा अपना है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। और 6 नंबर पर है बहुव्रीहि समास। ये इसके 6 प्रकार हो गए। ये इसके 6 प्रकार हैं, यानी 6 भेद हैं। अविभाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। इनमें से कोई आएगा परीक्षा में 2 नंबर का टॉपिक। या तो यह आ जाता है कि तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, समझाइए। 1 नंबर तो होगा परिभाषा देने का और 1 नंबर होगा उदाहरण देने का। या फिर आ जाता है, मानो आ गया कर्मधारय समास का उदाहरण आ गया, जैसे आ गया, मानो आ गया कृष्ण सरप। कृष्ण सरप आ गया, कृष्ण सरप। अब देखिए कर्मधारय समास की परिभाषा क्या है? जिस सामासिक पद में प्रथम पद विशेषण हो या विशेषता का बखान किया जाता हो। सरप कैसा है? काला है, तो काला उसकी विशेषता होगी। इन सब की पहचान हम तभी कर पाएंगे जब इन भेदों की परिभाषा याद हो जाएगी। अब देखो, हम सबसे पहले अविभाव समास पढ़ते हैं। आज अपन अविभाव समास के बारे में अध्ययन करेंगे। अविभाव समास। अविभाव समास किसे कहते हैं या इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, इनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। अविभाव समास किसे कहते हैं, इनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। जिस सामासिक पद में प्रथम पद अव्यय हो एवं द्वितीय पद प्रधान होता है। जिस सामासिक पद में प्रथम पद अव्यय होता है एवं द्वितीय पद प्रधान होता है, वहां अविभाव समास होता है। वहां अविभाव समास होता है। अब देखिए, कभी कभी इसमें प्रथम उपसर्ग भी आ सकता है। देखो कैसे, जैसे पहला अपन उदाहरण लेते हैं, मानो आ गया यथाशक्ति। मानो ये आ गया उदाहरण, यथाशक्ति आ गया। अब देखो यथाशक्ति, इसमें किसे पता लगेगा? ये जो यथा शब्द है, यथा जो शब्द है, ये क्या है? अव्यय है। और आगे वाला पद प्रधान हो रहा है। अपन इसका समास विग्रह करेंगे। क्या करेंगे? समास विग्रह। अपन इसका समास विग्रह करेंगे, उससे पता लग जाएगा कि कौन सा पद है। तो शक्ति के अनुसार आगे वाला पद पहले आएगा। जैसे आ गया शक्ति के अनुसार। शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार, यानी कहने का मतलब आगे वाला पद पहले आ रहा है। आजन्म, दूसरा शब्द आ गया, मानो आजन्म। आजन्म जन्म पर्यंत या जीवन पर्यंत, जन्म पर्यंत। मानो आ गया निडर। निडर, बिना डर के, बिना डर के, बिना डर के। निर्लज या निर्जल, निर्जल ले लो पहले, निर्जल, बिना जल के, बिना जल के, बिना जल के। इसी प्रकार से अनजाने, अनजाने, बिना जाने, बिना पहचाने, बिना जाने, बिना जाने। इसी प्रकार से अपन और भी ले सकते हैं, प्रत्येक, एक एक,
इसी प्रकार से भरपेट, भरपेट, पेट भरकर, पेट भरकर। निर्विवाद, निर्विवाद, बिना विवाद के, बिना विवाद के, बिना विवाद के। कहने का मतलब है बहुत से उदाहरण अपन इसमें ले सकते हैं। अब परीक्षा में इस प्रकार से आएगा, मानो ये आ गया कि निर्विवाद में कौन सा समास है, नाम बताते परिभाषा दीजिए। अब जब तक आपको अव्ययभाव समास की परिभाषा याद नहीं है, आप ये बता नहीं सकते कि निर्विवाद में कौन सा समास है। इसका समास हो गया बिना विवाद के, आगे वाला पद पहले आ रहा है और इसमें प्रथम पद या तो उपसर्ग आ रहा है या फिर अव्यय आ रहा है। इसकी यह पहचान रखनी है कि प्रथम पद अव्यय हो सकता है या फिर उपसर्ग भी हो सकता है, वहां अव्ययभाव समास होता है। किसी प्रकार का उदाहरण भी आए, आप इस प्रकार से उसकी पहचान कर लोगे। अब देखिए अपन इसका जो समास का जो दूसरा भेद है, द्वंद्व समास, उसकी चर्चा करते हैं। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? किसी समास में प्रथम पद प्रधान होता है, किसी समास में दूसरा पद प्रधान होता है, लेकिन द्वंद्व समास ऐसा है जिसमें प्रथम और द्वितीय दोनों ही पद प्रधान होते हैं। इसमें प्रथम पद भी प्रधान है तो दूसरा पद भी प्रधान है, तथा बीच में और शब्द छिपा हुआ है, और विभक्ति छिपी हुई है जो समास विग्रह करने पर हमारे बीच में आ जाएगी, हमारे सामने आ जाएगी। तो देखिए जिस सामासिक पद में, जिस सामासिक पद में, जिस सामासिक पद में प्रथम एवं द्वितीय या दोनों ही पद, सामासिक पद में दोनों ही पद प्रधान हो, दोनों ही पद प्रधान हो, प्रधान का मतलब मुख्य हो, दोनों ही पद प्रधान हो, तथा बीच में, बीच में और विभक्ति, ये और विभक्ति, और विभक्ति का लोप है, और विभक्ति का लोप है, या और विभक्ति का लोप होता है, लोप होता है, वहां द्वंद्व समास होता है। परिभाषा आगे समझ में देखिए, दोबारा देखिए। जिस सामासिक पद में दोनों ही पद प्रधान, दोनों मतलब प्रथम और द्वितीय, प्रथम और द्वितीय दोनों ही पद प्रधान होते हो, तथा बीच में और शब्द छिपा हुआ हो या और विभक्ति गायब हो, वहां द्वंद्व समास होता है। अब इस विभक्ति का हमें पता कैसे लगेगा? इस विभक्ति का पता लगाने के लिए हमें समास विग्रह करना पड़ेगा। इसका क्या करेंगे? समास विग्रह। देखो जैसे पद तो है, मानो आ गया माता पिता, माता पिता, अपन यहां समास विग्रह करेंगे। इसका समास विग्रह, माता पिता, अपनी परिभाषा क्या कर रही है? द्वंद्व समास की परिभाषा क्या कर रही है कि प्रथम और द्वितीय, ये तो माता जो शब्द है ये प्रथम है और पिता जो शब्द है वो द्वितीय है। प्रथम और द्वितीय दोनों ही पद प्रधान होते हैं, तथा बीच में और शब्द छिपा हुआ है। ये और यहां जो योजक चिन्ह है ये बीच में यहां छिपा हुआ है। ठीक है, अब समास विग्रह तो हो जाएगा माता और पिता, माता और पिता, और पिता। अपनी परिभाषा भी यही कह रही है कि जिस सामासिक पद में दोनों ही पद प्रधान हो तथा बीच में और शब्द छिपा हुआ हो, वहां द्वंद्व समास होता है। यहां गया माता और पिता, और शब्द छिपा हुआ था, जो समास विग्रह किया हमारे बीच, हमारे सामने आ गया। इसी प्रकार से आप दूसरा उदाहरण ले सकते हो, जैसे भाई बहन, भाई बहन, भाई और बहन, भाई बहन, दाल रोटी,
दाल और रोटी, दिन रात, दिन रात, दिन और रात, दिन और रात, सीताराम, सीता और राम। जैसे संस्कृत में इस प्रकार से लिखा जाता है, या जो और उसको चय बोल देते हैं, और हिंदी में ये चय की जगह क्या है, और है, और है। इस प्रकार से माता पिता, माता और पिता, भाई बहन, भाई और बहन, दाल रोटी, दाल और रोटी, दिन रात, दिन और रात, अजर अमर, सुख दुख। इस प्रकार से अपन जितने चाहें सीताराम उदाहरण बना सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि दोनों के बीच में का लोप है जो समास विग्रह करने पर हमारे सामने आ जाती है, तथा बीच में ये और शब्द छिपा हुआ है जो समास विग्रह करने पर हमारे बीच, हमारे सामने आ गया है। इस प्रकार से आज हमने समास के टॉपिक के बारे में पढ़ा है, समास की परिभाषा, समास का तात्पर्य, समास के भेदों की जानकारी ली है, और उसके बाद समास के जो प्रथम दो भेद हैं, अविभाव समास और द्वंद्व समास के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली है। कल अपन अगले वीडियो में समास का जो तीसरा भेद है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।